11th क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन। तो यार थर्मोडायनेमिक्स हमने क्लोज कर दी थी, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी उसके हो गए। अब छोटा सा चैप्टर है नेक्स्ट, रिलेशन उसी के साथ है यार। जो चीज़ें थर्मो में पड़ी हुई हैं लगभग वैसी चीज़ें, थर्मो में हम गैसेस के बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे भी गैसेस के बारे में ही है। नाम ही चैप्टर का बेटा छोटा सा KTG, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, KTG के नाम से हम इसको जानेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में कवर अप करने की कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में। बाकी अगर 3 लग गए तो 3 भी हो सकती है। वी विल ट्राई टू कवर अप इन 2 लेक्चर्स। ठीक है जी। तो हेडिंग डालो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन यार इस चैप्टर में ये मान के चलो फार्मूले बहुत आने वाले हैं। मेनली मैंने रिजल्ट से डिस्कस करवाने हैं। जैसे अभी सबसे पहले अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ो तो सबसे पहले नंबर पे हमें गैस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, वो केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ज़्यादातर चीज़ें इसकी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर मैं डिटेल में जाने की बजाय उनको भी इन्हें नट शेल डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, पहले बोर्ड पे लिख दिया, वहाँ से डिस्कस करवा दिया, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है बेटा आपने। हाँ, मेरा डिस्कस कराना जरूरी है ताकि मुझे लगे मैंने भी कराया है और उसका हम फार्मूलाज का जो भी आएंगे उनका यूज़ भी कर सकें। तो बेटा कंप्लीटली जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि KTG अब तक आपने पढ़ ली होगी केमिस्ट्री में, वही चीज़ें अपने पास। गैस लॉज होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होगी, फिर मॉलिकुलर स्पीड्स होगी, RMS स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एक्सेट्रा, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मीन, फ्री, पाथ वगैरह। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डाल लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब मेन हेडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गई, चैप्टर का नाम। उसमें सबसे पहले लिख लो गैस लॉज। वो पढ़े हुए तुमने, हमने बस आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराना है। ठीक है, लिख लो जी गैस लॉज। अब गैस लॉज की अगर हम बात करें, हेडिंग हो गई जी गैस लॉज। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये 3 लॉज ही आएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-स्टोक्स लॉ। पढ़े होंगे तुमने, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर क्या रखें, कांस्टेंट, अगर एक आइडियल गैस की बात हो रही है। कैसी गैस? आइडियल गैस। अब आइडियल गैस की डेफिनेशन भी आएगी। ये तीनों गैस लॉज हैं, इनसे मिलकर एक बनेगी आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। और कहते हैं द गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स इज टर्म्ड एज एन आइडियल गैस। रियल लाइफ में हर टेम्परेचर पर, हर प्रेशर पर जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती हैं। हाई टेम्परेचर्स और लो प्रेशर्स पर आइडियल बिहेवियर आ जाता है। तो जो प्रैक्टिकली गैसेस अवेलेबल होती हैं वो पूरी तरह से आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर पाती, उनको हम रियल गैसेस कहते हैं। इसकी बात कर देंगे एक बार, आइडियल गैस इक्वेशन निकल जाए तो इसकी बात भी कर देंगे। तो खैर ये जो गैस लॉज है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। लेकिन हम अप्लाई कर देते हैं ये मानकर कि सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली करती नहीं है। तो बातों बातों में एक टर्म क्या है, सबसे पहले आइडियल गैस, बाद में फिर से बताएंगे। फिर भी लिख सकते हो कि द गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स इज टर्म्ड एज आइडियल गैस। ठीक है जी। अब सबसे पहले लिख लेना भाई, पढ़े हुए होंगे फिर भी लिख लेना। हमारी हेडिंग थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर का नाम ब्रैकेट में KTG, हम KTG बोला करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या आ गया? गैस लॉज। गैस लॉज में सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सिंपल, ये कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? P होता है। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। लेकिन शर्त क्या है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो एट
कांस्टेंट टेम्परेचर, T कांस्टेंट होना चाहिए, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। यहां से बेटा देख घूमकर PV ऊपर आ गया, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगेगा तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब वो आइसोथर्मल वाली स्थिति आ गई ना, ये भी आइसोथर्मल ही तो है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, याद रखना है जी। तो बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं, फिर बॉयल्स लॉ में अगर ग्राफ बना दो PV तो P इनवर्स V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है ना। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है जी। या फिर अगर बेटा P वर्सेस 1/V ग्राफ बना लो, P वर्सेस 1/V, तो फिर स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V आ जाएगा। देखो इसको लिख दो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसी को उठा लो तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर V के देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V के साथ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको। और अगर 1/V वर्सेस बना दो P तो स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए नहीं है बेटा, ओके। दूसरा भी पता ही होगा यार, दूसरा कौन सा होता है, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ को बोलने के ना दो तरीके हैं, सुनना जरा। बॉयल्स लॉ हो गया आपका। चार्ल्स लॉ में कहते हैं कि अगर प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, देख तीन चीजें हैं। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखेगा, टेम्परेचर, चार्ल्स में प्रेशर, और आगे आएगा गेल-लुसाक्स लॉ, उसमें क्या रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, V शुड बी कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर, और गेल-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम। ये याद होना चाहिए कि कांस्टेंट किसको रखना है, ओके। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दो तो वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको कहने का एक दूसरा तरीका भी है, ये फार्मूला भी यार कभी काम आएगा, ध्यान से सुनना इसके बारे में कि अब ये क्या चीज है। चार्ल्स लॉ एक्चुअली कह रहा है कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस का राइज देता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, कितना टेम्परेचर बढ़ाता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा जी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V थी तो 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, V0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 273.15 टाइम्स ऑफ V0। समझो बात को, एक्चुअल कितनी है V0, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो वॉल्यूम कितनी बढ़ जाती है, V0 की 1/273.15 टाइम्स। अगर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दो तो दिस प्लस दिस तो थी ही, और कितनी बढ़ जाएगी, इतनी। अगर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दो तो दिस प्लस दिस तो पहले थी। मतलब हर डिग्री सेल्सियस पर बढ़ेगी कितनी, 1 डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू V0। यानी अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली है वो तो रहेगी, यहां आ जाएगा 2 इंटू ये वैल्यू। अगर 3 डिग्री सेल्सियस का राइज दोगे तो कितना चेंज आएगा, 3 इंटू V0 बाय 273.15। V0 0 डिग्री सेल्सियस वाली वॉल्यूम है। अगर T डिग्री सेल्सियस का राइज देते हो तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस कितनी होगी, V0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस वाली प्लस T डिग्री सेल्सियस का राइज दिया ना भाई, 1 करता तो 1 आता, 2 करता तो 2 आता, 4 करता तो 4 आता। T डिग्री सेल्सियस का राइज मतलब यहां पर क्या आएगा, T डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू क्या आ जाएगा, V0 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस V0 तो कॉमन आ गया, 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15। ये भी कहीं फार्मूला यूज होगा यार। तो
एट टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, वी नॉट प्लस टी डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू वी नॉट, यानी ये क्या होगा, रिजल्ट होगा। थोड़ा ध्यान देना, चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट ये है, अगर किताबों में पढ़ोगे ना, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट होगी कि फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस बाय, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय T by 273.15 टाइम्स द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उससे ये कैसे बना, वो सिंपल है कि अगर मैं ये जो डिग्री सेल्सियस में ना बेटा, अगर टेम्परेचर किस में ले लें हम, केल्विन में, ठीक है, अगर टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, V इज इक्वल टू वी नॉट बाहर है, एलसीएम ले ले 273.15, ऊपर क्या आ जाएगा 273.15 प्लस टी। अब अगर मैं टेम्परेचर किस में ले लूं, केल्विन में ले लूं, तो यार डिग्री से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं, डिग्री से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं, 273.15 ऐड कर कर, तो ये वाला जो टेम्परेचर है T प्लस 273.15, इसको T बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, T नॉट बोल दिया। ठीक है, इसको हमने T नॉट बोल दिया। अब यहां पर देखो V इज इक्वल टू क्या आ गया, V नॉट बाय T नॉट इंटू T, ये कांस्टेंट है, V नॉट कांस्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला यानी 273.15 पे जो वॉल्यूम थी, ये कितने 273.15 केल्विन है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को 273.15 केल्विन बोलते हैं ना, ये 273.15 केल्विन हो गया। तो यहां से V प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, T बन रहा है। तो जैसे मर्जी बोल लो, बुक्स की स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की क्या है कि फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, और सॉरी अगर राइज बोल दिया तो इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1/273.15 इंटू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, कर कराकर V प्रोपोर्शनल टू T तो फिर भी बनते ही है। ठीक है जी, अब अगली बात, अगला लॉ यानी कि गेल-सॉक्स लॉ, ये क्या कहता है, अगर वॉल्यूम क्या रख दो, कांस्टेंट, अगर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाए तो सिंपल सी कहानी है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अच्छा इसको फिर वही बात लिख दिया हमने, V कांस्टेंट पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, लेकिन बुक्स में स्टेटमेंट फिर इस फॉर्म में दी होगी कि भाई अगर वॉल्यूम क्या रख दो, कांस्टेंट रख दो, तो फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल, अगर 1 डिग्री सेल्सियस का राइज या फॉल होगा तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा, 1/273.15 टाइम्स द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वही कहानी है कि प्रेशर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, P नॉट, तो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज कर दूंगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू P नॉट। अगर 2 डिग्री सेल्सियस का राइज कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 का कर दूंगा 3 आ जाएगा। अगर T डिग्री सेल्सियस का राइज कर दूंगा यानी 0 से T पे पहुंच गए, टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेल्सियस है, तो एट T डिग्री सेल्सियस ये क्या हो जाएगा, T डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू P नॉट
दैट मीन्स P बन जाएगा P0 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15। ठीक है जी। ये क्या है बेटा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखूं तो ये बनेगा P इक्वल टू P0। यहां क्या बन जाएगा 273.15, ये बन जाएगा 273.15 प्लस T। भाई ये डिग्री सेल्सियस वाला है, उसमें 273.15 जोड़ देगा तो केल्विन वाला टेम्परेचर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू P0। इस टेम्परेचर को T बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे फिर T0 बोल देंगे। अब फिर से वही बात, P इज इक्वल टू T बाय T0। ठीक है, इस टेम्परेचर पर, T टेम्परेचर पर। ठीक है, ये P0 आ गया, इसको ऐसे लिखना था P इज इक्वल टू P0 बाय T0 इंटू T लिखना था। यहां से P प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे मर्जी बोलो, ये जो बीच वाले फार्मूले बोले ना बेटा, ये कहीं ना कहीं काम आएंगे, इसलिए मैंने इन टर्म्स में भी बोला। अदरवाइज आपका जो बॉयल्स लॉ है वो कहता है T कांस्टेंट रख ले, चार्ल्स लॉ कहता है P कांस्टेंट रख ले, और आपका गेल-स्टोक्स कहता है रख ले। बाकी प्रोपोर्शनलिटी अपने आप ही बन जाती है। अब बेटा इन तीनों से ही मिलकर, ये जो तीनों लॉज हैं, इन्हीं से मिलकर फिर क्या बनी, आइडियल गैस इक्वेशन। वो जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, वो इन्हीं से तो मिलकर बनी है। हाँ जी बेटा, तो तीनों लॉज क्या कहते हैं आपके, सबसे पहले क्या था चार्ल्स लॉ, उसके बाद क्या था, सॉरी सबसे पहले बॉयल्स लॉ था, उसके बाद चार्ल्स लॉ, उसके बाद गेल-स्टोक्स लॉ। ये क्या कहता है भैया, क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो जो वॉल्यूम है आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है। ठीक है जी। उसके बाद चार्ल्स लॉ, ये क्या कहता था, P कांस्टेंट रखना है, P कांस्टेंट पे आपकी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगी, टेम्परेचर रहेगी। और ये क्या कहता है, V कांस्टेंट कर दो। अगर V कांस्टेंट कर दिया तो इसमें जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। तो ये तीन लॉज है बेटे शॉर्ट में। अगर इन दोनों की बात करूं, ध्यान से देखना, जो आपका V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, दूसरा क्या है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, दोनों को मिला दे तो V प्रोपोर्शनल टू T बाय P आ जाएगा। मतलब P V इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू T आ जाएगा। यानी PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। वो कांस्टेंट चलो लगाते हैं वो भी, तो कर कर आकर यार बात क्या बन रही है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T। अब ये जो कांस्टेंट है ना जी, PV इक्वल टू ये जो कांस्टेंट आता है इसकी जगह पे लगता है N R, और ये बन जाती है तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये तो गैस लॉज हैं भाई, गैस लॉज से मिलकर ही क्या बनी, आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर P गैस का उस वक्त का प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, N क्या है बेटा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, R क्या है जी, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है,
तो आइडियल गैस इक्वेशन से ही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या आपका गेल स्टोक्स लॉ निकल आएंगे, या कह लो उन्हीं से तो ये बनी है। अब सिंपल सी कहानी, अगर कभी भूल जाओ तो अगर सिर्फ इतना भी याद आ जाए ना, टी कांस्टेंट पे क्या होगा भाई, टी कांस्टेंट कर दे, वी नीचे जाएगा, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, P आएगा। अगर P कांस्टेंट कर दे तो ये तो पहली कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आ जाएगा, V कांस्टेंट कर दे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आ जाएगा। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। n नंबर ऑफ मोल्स हैं, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू R इंटू T बन जाएगी। अब बेटा R यहां पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R की अगर मैं बात करता हूं तो ये है बेटा P V डिवाइडेड बाय N इंटू T। देखो P इंटू V वर्क डन था, वर्क डन की यूनिट होती है जॉउल, इसकी होती है मोल, नंबर ऑफ मोल्स है ना बेटा, और इसकी होती है केल्विन। तो R की यूनिट याद रखनी है, इट इज जॉउल पर मोल पर केल्विन, यूनिट भी याद रखनी है, बाकी इसकी वैल्यूज भी याद रखनी होंगी। R की जो वैल्यू यूज होती है इट इज 8.314 जॉउल पर मोल पर केल्विन। R की जो वैल्यू बेटा याद रखनी है अपने, दैट इज 8.314 जॉउल पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, ये एसआई में है। बाकी देखो प्रैक्टिकली जॉउल की जगह कैलोरीज भी बहुत यूज होता है, तो आप सोचो इसको तो मोल ही रखेंगे, इसको केल्विन ही रखेंगे। अगर मुझे जॉउल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना हो तो 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये आएगा, अगर मैं इसको 4.18 से डिवाइड करता हूं 1.98 आना चाहिए, करके देख लेना। जिसको कभी कभी खैर प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स करने के लिए 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी ले लेते हैं। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए। बाकी बेटा आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, यहां आना चाहिए मास इन ग्राम्स। अगर मास ग्राम्स में लिया हुआ है, ठीक है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ द गैस। ठीक है, अगर H2 है तो 2 लग जाएगा, अगर Ne है तो जो भी उसका मास नंबर होगा वो लग जाएगा। ठीक है, गैस का यहां पर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास यूज हो जाएगा। ठीक है, N इज इक्वल टू M बाय M, N की जगह है M बाय मॉलिक्यूलर मास भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू nRT के बजाय M बाय M इंटू R इंटू T भी लिखी जा सकती है, यानी PV इज इक्वल टू M R बाय M इंटू T भी लिखी जा सकती है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब यहां पर छोटा r क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, बट पर यूनिट मास के, सॉरी पर यूनिट मोल के हिसाब से नहीं, पर यूनिट मास के हिसाब से है। बात एक ये देख, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। अगर इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो ये मास वाला गैस कांस्टेंट बन जाएगा, स्मॉल r से इसको डिनोट कर देते हैं। बाकी इसका यूज बहुत कम होगा, यूज वही कैपिटल R ही होता है। ठीक है, अब यहां पर एक और टर्म डिफाइन होती है जी, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या चीज, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करो बेटा, स्मॉल के से इसको नोट करना है, इट इज गैस कांस्टेंट, इट इज गैस कांस्टेंट पर यूनिट नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज गैस कांस्टेंट पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम 1 मोल की बात करते हैं, किसकी? 1 मोल की बेटा। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज गैस कांस्टेंट यानी आर पर मॉलिक्यूल पर ग्राम, ठीक है ना, पर मॉलिक्यूल पर मोल, सॉरी। तो 1 मोल में तो Na होते हैं, तो ये R/Na याद रखना है। Na क्या है यहां पर? एवोगैड्रो नंबर। R क्या है यहां पर? गैस कांस्टेंट। तो यहां से बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 8.314, इसकी पता है आपको 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इसको सॉल्व करके कटिंग कर कराकर यह आएगा 1.38 इंटू 10 की पावर -23। 1.38 इंटू 10 की पावर -23, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जाउल पर केल्विन, ठीक है ना। पर मोल तो हमने उड़ा दिया ना, तो जाउल पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाएगी। ये भी कभी काम आएगा यार, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कभी आपके काम आएगा। अगर मैं इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखूं तो ये बनेगा PV इक्वल टू, देख R की जगह क्या लिख सकते हैं? K इंटू एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर क्या आ जाएगा? R की जगह K इंटू एवोगैड्रो नंबर, साथ में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। ये भी क्या हो गई? अपनी आइडियल गैस इक्वेशन एक ही फॉर्म में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिखनी आनी चाहिए। यस बेटा जी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले गैस लॉज, फिर आएगी आपकी गैस इक्वेशन जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आई थी यार? PV इज इक्वल टू nRT। ये क्या होगी जी? अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अगली बात छोटी सी कि यार आइडियल गैस क्या होती है? अभी मैंने बोला था कि दैट गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, यानी वो जो सारे गैस लॉज को फॉलो कर रही है, क्योंकि गैस लॉज से क्या बनी? इक्वेशन बनी है। तो चाहे आप कह लो दैट गैस विच फॉलोज ऑल गैस लॉज, या कह लो दैट गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होगी जी? आपकी आइडियल गैस होगी जो पूरी तरह से इक्वेशन को फॉलो करेगी, वो आइडियल गैस होती है भैया। प्रैक्टिकली, रियली ये आइडियल इक्वेशन को हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पर फॉलो नहीं कर पाती हैं। हां, इफ टेम्परेचर्स आर हाई, यानी एट हाई टेम्परेचर्स एंड एट लो प्रेशर। प्रेशर अगर लो होगा, टेम्परेचर अगर हाई होगा, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होने के चांसेस हैं। अदरवाइज गैसेस का बिहेवियर आइडियल से डेविएट होता रहता है। जितना बेटा टेम्परेचर हाई होगा, जितना प्रेशर लो होगा, या कह लो दोनों चीजों कर दो, टेम्परेचर जितना हाई कर सकते हो उतना कर दो, प्रेशर जितना लो कर सकते हो उतना कर दो, तो उस गैस का बिहेवियर आइडियल की तरफ ज्यादा होगा। जितनी ये कंडीशन कम करोगे उसका बिहेवियर आइडियल से दूर जाता जाएगा, यानी आइडियल बिहेवियर से डेविएशन होती जाएंगी। तो प्रैक्टिकली जो गैसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? रियल गैसेस, ठीक है। हाँ, वैसे जितनी भी थ्योरी है, जो भी है, उसमें हमें गैस को तो क्या मान के चलना है? आइडियल मानकर चलना है, क्योंकि हम इक्वेशन तो यही लगाएंगे फिर हर जगह पर। लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर पाती हैं, तो उनको रियल गैसेस क्या रहते हैं। तो एक होगी आइडियल गैस, एक होगी रियल गैस, ठीक है जी। अगली बात, मेन बात पे आ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। अगली बात किस पे आगे जी?
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आ गए। अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बेटा, अब मैं ये थोड़ा सा बोल लूंगा, बाकी आपके पास नोट्स में दे रखा है, नोट्स में उसको क्या करो, प्रिपेयर करो, ठीक है, नोट्स में से उसको प्रिपेयर करो, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर ही रखा है। तो अगली बात आ गई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहले लिखा होता है जी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे होता ना पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पोस्टुलेट मतलब इसमें बताया क्या है यार, पॉइंट क्या है। अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप अपने नोट्स में से देख के अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाते हो उसमें उतार लेना या पढ़ लेना, वो आपकी टेंशन है। हम एक बार बोल देते हैं कि अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है, साइज गैस के मॉलिक्यूल्स है, कंटेनर में गैस है भाई, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज जो है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। तो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल साइज, ठीक है जी, उनका साइज कैसा होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल। दूसरा पढ़ा ही होगा आपने, कहते हैं दे आर इन रैंडम मोशन, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, वो रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं और अपने आप से भी कोलाइड करते रहते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते रहते हैं, दे आर इन रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है जी, कंटेनर की वॉल के साथ अपने साथ कोलाइड करते रहते हैं, उनके बीच में नो म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, उनके बीच की म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है वो हम ना के बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है जी, यानी कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ना के बराबर लेकर चलते हैं। जो भी उनके पास एनर्जी है वो किसके कारण है, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही है, जो कि टेम्परेचर के कारण आएगी। तो यार ये पोस्टुलेट्स जो है ना, इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा हूं, इनको आपने पढ़ लेना है, मैंने एक दो मिस कर दिए होंगे, पढ़ लेना। मेनली यही है, नेग्लिजिबल स्मॉल है, रैंडम मोशन है, वॉल्स के साथ टकराते रहते हैं, आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन उनके होती नहीं है, ठीक है जी। उनका जो खुद का साइज जो आपने बोला था कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर या ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सेल्फ स्टडी के लिए डाल दी हमने, पोस्टुलेट्स ये बोल बोल के समझाएंगे, वो पढ़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने गैस लॉज किए, उसके बाद आइडियल गैस की बात हो गई, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात भी होगी। हमने बोला पॉइंट्स पढ़ लेना, क्लास में पूछे जाएंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ सुन लो, मैंने यहाँ पर डिटेल में सारे बताए नहीं बढ़िया से, लेकिन आपके पास नोट्स हैं, नोट्स में से पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में जब डाउट सेशन होगा ये पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है जी, तो इसको याद कर आना है। अगली बात आ गई हाउ वो गैस एक्सर्ट प्रेशर, कि कोई भी गैस है यार वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, हाउ अ गैस एक्सर्ट प्रेशर, किसी भी गैस ने यार प्रेशर कैसे एक्सर्ट करना है, उसकी सिंपल सी कहानी है यार कि कोई कंटेनर है, अच्छा प्रेशर की ना एक्सप्रेशन भी हम डिराइव करने जा रहे हैं। पहले वैसे बात कर ले जनरल सी, कोई भी कंटेनर है भाई, इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये चारों तरफ भागते रहते हैं, ठीक है, ये चारों तरफ रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब क्योंकि ये चारों तरफ रैंडमली मूव करते रहते हैं तो ये वॉल्स पे टकराएंगे भाई, जब टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, ठीक है जी। अब वो फोर्स के कारण ही यार ओवरऑल इसके अंदर क्या डेवलप होता है,
प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, चारों तरफ ये टकराते रहते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स के कारण ही क्या डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो अगली बात हम जो करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर वही बात, स्कूल एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव अगर एग्जाम की बात हो तो इस केटीजी में यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ही डेरिवेशन है जो अभी आ रही है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, तो हमने बोला एक सिंगल डेरिवेशन है, वही आनी है। अभी हम उसको करने जा रहे हैं। इससे पहले छोटी मोटी बातें थी, वो डेरिवेशन हो जाएगी, उसके बाद भी फिर छोटी मोटी बातें ही होने वाली हैं। ओके, उससे पहले एक बात और कर लें कि यार जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में होंगे तो सबकी अपनी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ही होगी, तो सबकी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। ठीक है जी, किसी की v1, किसी की v2, किसी की v3, किसी की v4, किसी की v5। मतलब अब जब है ही रैंडम मोशन तो सबकी स्पीड अलग अलग होगी। अब क्योंकि बेटा गैस के पार्टिकल्स की अगर स्पीड अलग अलग है, हर एक की अलग अलग, तो हम मानेंगे क्या, हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इनकी ना एवरेज लेनी पड़ती है। आगे चलकर ये डिटेल में आएगा, लेकिन फिलहाल इस एक्सप्रेशन में हमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज यार कई तरह की होती है, लेकिन दो तरह की मेनली डिस्कस होती है। एक तो हो गई सिंपल एवरेज, जिसमें जितने भी गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबको सम कर कर उनकी स्पीड्स को n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड भाई, एवरेज स्पीड। ठीक है, किसी की भी एवरेज निकालनी हो भाई तो सारी वैल्यूज ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे यहां पे भी एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। ऐसी एक और होती है जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको कहते हैं मीन वैल्यू। एक और वैल्यू होती है जिसको कहते हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ज्यादा यूज वो होती है क्योंकि वो अच्छी एवरेज देती है। मतलब सिंपल एवरेज से बेटर एवरेज किसने देनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ने। वो आगे कर, जब इसकी टर्म्स डिस्कस करेंगे ना, आएगा आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मीन स्पीड होती क्या है, वो रही मीन स्पीड, कि सब टर्म्स को ऐड कर कर क्या कर लो, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। ये क्या रहेगी आपकी एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। तो गैसियस पार्टिकल्स की या तो हमें एवरेज स्पीड चाहिए होगी, या फिर एक और होती है जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको VRMS से डिनोट करते हैं। इसमें सिंपल एवरेज नहीं, पहले सारी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर्स की एवरेज लेंगे। ऊपर सिंपल एवरेज थी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। हमने बोला गैस के पार्टिकल है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, उनकी पहले क्या कर ले, सिंपल एवरेज की बजाय स्क्वायर्स की एवरेज निकाल ले और फिर इसका रूट ले ले। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये ज्यादा बेटर मानी जाती है, इसका यूज होगा। ठीक है जी। तो गैसियस पार्टिकल्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, लेकिन सबकी अलग अलग होती है। अनगिनत पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए क्या स्पीड लेंगे उसकी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमें या तो मीन स्पीड की जरूरत पड़ेगी या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आई टोल्ड यू, ज्यादा क्या यूज होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज है। ठीक है, बाकी बाद में भी डिफाइन होगा जब ये टॉपिक आएगा। फिलहाल हेडिंग डालो जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैसेस बेटा कितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसकी एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। लिख लो, हेडिंग हो गई होगी प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ठीक है जी, मेन हेडिंग है, डेरिवेशन है भैया, बड़ी सी, लंबी सी, अजीब सी, समझने में दिक्कत भी आएगी, लेकिन चलो करनी तो पड़ेगी।
तो हेडिंग होगी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। उसमें सबसे पहले लिख लो, लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस एज शोन इन फिगर। ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर में कुछ आइडियल गैस है जिसको हम फिगर के राही आपको समझा देते हैं। तो क्या बोला जी, लेट अस कंसिडर एन आइडियल गैस इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर। ये हो गया जी कंटेनर। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा ही बना लिया, इसमें काफी चीजें करने के लिए होंगी अपने पास। बना लो जी। ये हो गया जी कंटेनर जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। यहां कह लो कंटेनर है, यहां कह लो कंटेनर का पार्ट है, ये कंटेनर कंसीडर कर लिया मैंने। ठीक है जी, इसमें गैस है, गैसियस पार्टिकल्स हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं भाई। अब रैंडम मूव कर रहे हैं मतलब ऊपर की ओर भी कर रहे होंगे, नीचे की ओर भी कर रहे होंगे, आगे की ओर भी कर रहे होंगे और पीछे की ओर भी कर रहे होंगे। तो चारों तरफ गैसियस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली चारों तरफ। हमें इसका प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला जेड एक्सिस मान लेंगे और इसको वाई एक्सिस मान लेंगे। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो गया। ओके, अब इसकी ओवरऑल वॉल्यूम V है। ठीक है, V क्या हो गई, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह लो या वॉल्यूम ऑफ गैस कह लो, आइडियल गैस है ये। ठीक है जी, N क्या मान लें, टोटल नंबर ऑफ molecules in the gas। V वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। कुल मिलाकर पूरे डब्बे में जितना भी मैंने कंसिडर किया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यार, N है। V इसकी वॉल्यूम है, कई चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूं मान लो, तो इसके अंदर मान लो मोल्स में बात करूं तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, वॉल्यूम दे ही रखी है, वॉल्यूम इसकी दे ही रखी है। अब मान ले इसके अंदर जो गैस है उसका टोटल मास m है, मास भी तो होगा ना कुछ। तो छोटा m क्या है, सबकी जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। लिख लो, मैं मिटा दूंगा इसको बाद में। V वॉल्यूम है, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, मास है। ठीक है, और कैपिटल M क्या है, मैंने बोला मैं मिटा लूंगा, नोट कर लो। ये क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, अगर इसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स कितनी है, n, एक का मास है m,
वॉल्यूम है V, तो डेंसिटी ये भी हो जाएगी। ठीक है, सबकी बड़ी बीच में जरूरत पड़ जाएगी कहीं ना कहीं, हमने पहले लिख दिया। ठीक है जी, तो V है, N है, डेंसिटी भी है, कैपिटल M भी है। ठीक है, उधर वाला पोर्शन हम साफ कर देंगे। ओके जी, तो ये है स्थिति। तो हमारी स्थिति यह है कि हमने गैस द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर फाइंड करने। अब हमने बोला प्रेशर होता क्यों है गैस का? प्रेशर इज एक्सर्टेड बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स है रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में है तो ये इस पे आके टकराते हैं, टकराने के कारण फोर्स लगाते हैं, फोर्स के कारण प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है जी, तो हमने वो फोर्स फाइंड करना है, उसके बाद क्या फाइंड हो जाएगा? प्रेशर फाइंड हो जाएगा। तो बेटा हमने कोई सामने वाली दीवार कंसीडर करते हैं, ये सामने वाली वॉल। इसमें एक चीज और लिखनी थी। ए क्या है बेटा? ए इज एरिया ऑफ द वॉल। लिख लो इसके सामने, वहां पे जगह आप दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा। ए क्या है भाई? इसका एरिया। ठीक है, इसका जो भी है एरिया भी होगा ना, तो ए क्या है? एरिया ऑफ द वॉल। सारे क्यूबिकल ले लिया मैंने, सारी वॉल्स का एरिया मान ले सेम है, वो बाद में जनरलाइज हो जाएगा। तो ए इसका एरिया है। अब ध्यान से सुनना, पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं। हमने कोई एक पार्टिकल कंसिडर करिया, पहले हमने एक गैस का मॉलिक्यूल कंसिडर करिया जो सामने की ओर जा रहा था। मान लो वो पार्टिकल इस पे कुछ ऐसे आकर टकराता है। मैंने इस मॉलिक्यूल की बात की, मान ले ये वाले की, ये आके इस पे ऐसे टक्कर मारता है। ठीक है जी, इलास्टिक कोलिजन होती है। पढ़ा केटीजी की पोस्टुलेट्स में ये लिखा होगा कि वो एक दूसरे टकराते रहते हैं, इलास्टिक कोलिजन होती हैं। तो दीवार के साथ इसकी क्या हो गई? इलास्टिक कोलिजन हो गई। अब इलास्टिक कोलिजन हुई और ये टक्कर खाकर वापस आ गया। ओके, इस एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ये ऐसे टक्कर मारकर ऐसे वापस आ गया, जा रहा था इस तरफ, ऐसे आ गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान ले इसकी वेलोसिटी v थी, यार इलास्टिक कोलिजन कर आया है, टक्कर खा के जब वापस आया तो भी इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी। अब थोड़ा ध्यान देना, ये है इसकी इनिशियल डायरेक्शन। ये कैसी है इसकी? इनिशियल डायरेक्शन। अब बेटा अगर मैं इसके दो कंपोनेंट कर लूं इनिशियल डायरेक्शन के, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया बेटा वेलोसिटी का वी एक्स, और ये क्या हो गया? वाई कंपोनेंट वी वाई। ध्यान देना। ठीक है जी, टक्कर खाने के बाद स्पीड सेम है और सेम ही एंगल पर उसने आना है। जितने एंगल से टकराया था उतने एंगल से वापस आएगा इलास्टिक कोलिजन होने के कारण। ठीक है, जितने एंगल से स्ट्राइक किया उतने एंगल से वापस आना है, क्योंकि कोलिजन कैसी हुई है? बिल्कुल इलास्टिक। अब बेटा ये जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर मैं इसके भी दो कंपोनेंट करता हूं तो ये क्या हो गया जी? इसका एक्स कंपोनेंट और ये हो गया जी इसका वाई कंपोनेंट। ध्यान देना बस, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी का भी ओवरऑल क्या था? सेम ही था। तो इस v के, ये भी v है, देख दो कंपोनेंट हुए vx और vy, यहां पे भी दो कंपोनेंट हो गए vx और vy। थोड़ा ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं
v और v के टर्म्स में बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल वेलोसिटी भी v है, बट डायरेक्शन का फर्क है। लेकिन अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं, सिर्फ x कंपोनेंट की बात, ठीक है, अगर मैं भाई x कंपोनेंट की बात करता हूं, अभी मैं रफली समझा रहा हूं लेकिन फिर भी लिख लेना, बात पहले ही समझा दूंगा ताकि जब मैं स्टेप करना शुरू करूंगा उसमें ज्यादा दिक्कत आए ना, और कैसे सीक्वेंस बनाना है एक बार फिर से बता दूंगा, पहले बात को समझ लो। तो जो x कंपोनेंट है यार, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियली जो x कंपोनेंट था वो vx था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ठीक है, और फाइनली टक्कर खाने के बाद जो x कंपोनेंट है रहेगा तो मैग्नीट्यूड में सेम ही, क्योंकि एंगल भी सेम है और ओवरऑल वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन टक्कर खाने के बाद जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऐसे टक्कर लगकर वापिस आ रहा है x कंपोनेंट वेलोसिटी का। लेकिन जो y कंपोनेंट है वो इनिशियली कितना था, माइनस वी.वाई था। क्यों? क्योंकि देख टक्कर लगने से पहले नेगेटिव डायरेक्शन में था ना ये कंपोनेंट, ठीक है, और टक्कर लगने के बाद भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है ना, यानी वाई कंपोनेंट में कोई चेंज आया नहीं है, लिख लेना भाई सब। फाइनली जो वाई कंपोनेंट है वो माइनस वी.वाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि x कंपोनेंट में जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना, माइनस vx, इनिशियल कितना, vx, कितना आ गया, माइनस 2vx, ठीक है जी। और जो चेंज इन वेलोसिटी इन y कंपोनेंट आया है वो क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। कितना आ गया, 0 आ गया। तो भाई जब ये सिचुएशन मैंने क्रिएट कर रखी है, किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, बाद में सबकी करेंगे, जब ये टक्कर खाकर वापस आ रहा है तो इस दौरान सिर्फ x कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन y कंपोनेंट 0 है। तो भाई हम जनरलाइज करेंगे कि चेंज इन z कंपोनेंट भी क्या आना है, 0। यहां पे 2 शो किए हैं, 3 डायमेंशनली शो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जनरलाइज होगा। अगर ये सिचुएशन होगी वापस आएगा तो इसका यार जो z कंपोनेंट आना था वो जब वापस आएगा तो भी z कंपोनेंट इधर को ही आएगा, तो चेंज इन z कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो नोट करने वाली बात ये है कि अगर इस मॉलिक्यूल की जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ऐसे करके स्ट्राइक कर बेटा वापस आ रहा है, तो इस स्ट्राइकिंग के दौरान जो नेट चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है सिर्फ x कंपोनेंट में ही आ रहा है, ठीक है, जो नेट चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है सिर्फ x कंपोनेंट में ही आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन विद द वॉल of the during collision with the wall, the net change in velocity of the molecule shown will be, जो मॉलिक्यूल शो किया हुआ है ना उसकी नेट चेंज इन वेलोसिटी है वो सिर्फ क्या है, x डायरेक्शन में ही है,
ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू -2vx। ठीक है, तो नेट चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, -2vx। अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट विल बी 2vx। तो बेटा अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं जो ऐसे सामने वाले वॉल पे टक्कर मारकर वापस आता है, तो भाई टक्कर मारकर वापस आएगा तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी ओवरऑल कितनी आई है, सिर्फ x कंपोनेंट में ही चेंज आया है, y और z कंपोनेंट में चेंज 0 होगा, तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आया, 2vx आ गई। ओके, अब अगली बात सुनना, जब इसने टक्कर मारी अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो दैट मींस इसके मोमेंटम में भी चेंज आया होगा। तो बेटा अभी तक आपने क्या लिखा, जो मैंने लिखवाया वो सब लिखना था। अभी तक अपनी लिखने में क्या आया कि लेट अस कंसीडर आइडियल गैस शोन इन द कंटेनर, तुमने कंटेनर बना दिया, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में लिख दिया कि भैया इसका वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने, ऐसा कोई लिख लिया हमने, ठीक है। ये सब लिखने के बाद फिर हमने क्या लिखना था कि कंसीडरिंग अ मॉलिक्यूल शोन इन फिगर, ये जितना भी लिखा ना उससे स्टार्टिंग में क्या आना था, कंसीडरिंग ए मॉलिक्यूल शोन इन फिगर स्ट्राइकिंग द फ्रंट वॉल, कंसीडरिंग ए मॉलिक्यूल शोन इन फिगर स्ट्राइकिंग द फ्रंट वॉल, फ्रंट वॉल को स्ट्राइक करने वाला मॉलिक्यूल जो हमने फिगर में शो कर रखा है। बाकी उसकी कहानी है कि टक्कर मार रहा है, फिगर से हमने ओवरऑल क्या निकाला कि जो चेंज इन मोमेंटम है, ये सब तुमने लिख लिया। लास्ट में एक बात लिख देंगे कि फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व, ठीक है, फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व, लिख लो फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन। वैसे लिख लिया नीचे, विल बी, हाँ जी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ओवरऑल, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है जो कि क्या है 2vx है, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड लिखा है। आगे लिखना देयरफॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। देख भाई, अगर मैंने उसकी चेंज इन वेलोसिटी निकाल ली तो चेंज इन मोमेंटम तो निकाल ही लूंगा ना, ये चेंज इन वेलोसिटी है, मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई 2vx, देयरफॉर लिखते जाना चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जिस मॉलिक्यूल की बात चल रही है उसी का चेंज इन मोमेंटम कितना आया 2mvx आया ना। सिर्फ इस मॉलिक्यूल की बात चल रही है जो कि x डायरेक्शन वाला था, तो x डायरेक्शन में टकराते वक्त, फ्रंट वाल पे टकराते वक्त जो चेंज इन मोमेंटम है वो x डायरेक्शन वाले आएगा। कितना आ गया भाई 2mvx आ गया, ये x वाले की ही बात चल रही है। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम 2mvx आ गया। अब ध्यान से सुनना, जब ये टक्कर मारेगा तो इसका खुद का मोमेंटम अगर चेंज होगा 2mvx, जो कि कितना था -2mvx था ओवरऑल, तो यही मोमेंटम फिर कंटेनर का भी तो चेंज होगा ना, उसकी वॉल का भी तो चेंज होगा भाई, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी 0। अब यहां पे दो पार्टिकल हैं, एक है वॉल जो टक्कर खा रही है, एक है मॉलिक्यूल जो टक्कर खिला रहा है। भाई टक्कर खाने वाले का अगर मोमेंटम चेंज हो गया खिलाने वाले का, तो टक्कर खाने वाले का भी तो होगा। तो ये चेंज इन मोमेंटम किसका था, मॉलिक्यूल का। देयरफॉर द मोमेंटम ट्रांसफर्ड
टू द वॉल। तो भाई अगर इसमें इतना चेंज आया है तो वॉल का जो चेंज इन मोमेंटम है, ये मोमेंटम भाई छोटा p लिखना है, वो क्या आ जाएगा 2mvx हो जाएगा, क्योंकि जितना भाई मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही वॉल का भी चेंज होगा। लेकिन उसको मैं कहूंगा कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल, मतलब टक्कर मारी, खुद का मोमेंटम चेंज किया तो अगले का भी तो करके आया ना, यानी अगले पे फोर्स लगा कर आया ये। तो एक मॉलिक्यूल टकराएगा तो सामने वाले का जो दीवार थी उसका कितना मोमेंटम चेंज होगा 2mvx। फ्रंट वॉल का जो कंटेनर की है कितना मोमेंटम चेंज आएगा 2mvx। अब अगली बात ध्यान से सुनना, अब हमने कैलकुलेट करना है कि भाई पर यूनिट टाइम ये जो फ्रंट वॉल है इस पे कोलिजन हो कितनी रही है, पर यूनिट टाइम कितनी कोलिजन हो रही है हमने ये चेक करना है। ये तो सिंगल कोलिजन में वॉल का मोमेंटम इतना ट्रांसफर होगा, इतना मोमेंटम वो गेन करेगी वॉल। अब हमने कैलकुलेट करना है पर यूनिट टाइम कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, हम ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्स डायरेक्शन वाली वॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से मॉलिक्यूल है, बहुत से। हमने उन सब की एवरेज वेलोसिटी ले ली। क्या ले ली जी? एवरेज वेलोसिटी ले ली। किसकी एवरेज वेलोसिटी ले ली? जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज है ना उसकी एवरेज ले ली। क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल की वी एक्स है, अगले की वी एक्स डैश होगी, उससे अगले की कुछ और होगी, लेकिन एक नहीं अनगिनत कोलिजन हो रही है ना ऐसी फ्रंट वॉल पे, सबकी अलग अलग थी, लेकिन मैंने उसकी एवरेज मान ली वी एक्स। ठीक है, कि एवरेजली इस वेलोसिटी से आगे की ओर ये बढ़ते हैं जो एक्स डायरेक्शन वाले हैं। वाई डायरेक्शन वाले अलग हैं, जेड वाले अलग होंगे, अभी मैं एक्स वालों की बात कर रहा हूं। तो ये वी एक्स एवरेज हो गई। ठीक है जी। अगली बात, मान लो ये वो है आखिरी वाला जिसका एक्स कंपोनेंट, लास्ट वाला जो यहां पड़ा है, जिसका एक्स कंपोनेंट कितना है वी एक्स। ठीक है, एवरेज हो गई वी एक्स एवरेज, सब अपनी एवरेज वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक से बेटा मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सारे अगर एक्स डायरेक्शन वाले टक्कर मारते हैं तो टोटल कितना मोमेंटम चेंज आता है वो कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आखिरी है, ये आखिरी वाला भी यहां पर पहुंचता है। ठीक है, जैसे भी पहुंचता है इधर उधर, लेकिन हमने सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट कंसीडर किया क्योंकि चेंज तो सिर्फ किस में आना है, एक्स कंपोनेंट में आना है। तो ये लास्ट वाला अगर यहां पर आकर टक्कर मारने पहुंच गया तो भाई उसने कितना डिस्टेंस तय किया, इस डिस्टेंस को L मान ले। ठीक है, सारी साइड तो क्या है सेम ही है, तो इस डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने, लेंथ मान लिया, कंटेनर की लेंथ L है जी। तो थोड़ा ध्यान देना, ये आखिरी वाला जो है ये इस एवरेज वेलोसिटी से आ रहा है, यहां तक पहुंच गया, तो v इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन लगेगा। ठीक है, यानी कि जो टाइम है, टाइम वो क्या आ जाएगा, L बाय वी एक्स आ जाएगा। यानी ये लास्ट वाला यहां टक्कर मारने पहुंच गया, उसको आने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, जो कि L बाय वी एक्स है। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर भाई लास्ट वाला इस t टाइम में यहां टक्कर मारने पहुंच गया, तो जब लास्ट वाला पहुंच गया तो इसके आगे जितने थे उस टाइम में वो सारे तो टक्कर मार चुके होंगे कि नहीं। पॉइंट को समझो, हमने लास्ट वाला इसलिए लिया क्योंकि इससे आगे वाला ये है, ये है, ये है, सब चल रहे हैं। जब लास्ट वाला टक्कर मार गया तो उस टाइम में मान ले लास्ट वाले को 0 से मैंने स्टार्ट किया, इसको यहां से यहां आने में 10 सेकंड लगे, तो यार उस 10 सेकंड में इससे आगे वाले थे वो तो टक्कर मार ही चुके होंगे ना। यानी हम मान के चलेंगे कि इस टाइम में, इन टाइम
टी नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी होंगी? जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इससे आगे थे ना, तो टक्कर मार, जितनी देर में ये यहां पहुंचता है उतनी देर में वो सब आकर टक्कर मार जाते हैं। लेकिन यहां पे एक पंगा है। पंगा ये है कि इस टाइम में जितनी देर में यहां तक पहुंचा सारे मॉलिक्यूल्स टक्कर मारते हैं, सही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे अगर आगे ही जा रहे हैं, सारे अगर आगे जा रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है सारे आगे जा रहे हैं तो रैंडम मोशन है। हमें मानना पड़ेगा आधे पीछे भी आ रहे हैं, हम ले एक्स डायरेक्शन वाली ले रहे हैं, वाई की अलग बात करेंगे, तो हमें मानना पड़ेगा कि भाई हम कैसे मान लें सारे आगे जा रहे थे, कुछ वापस भी तो आ रहे हैं ना, कुछ का मोशन इधर भी है ना, तो हम एज्यूम करेंगे, ये एजम्पशन है कि जी आधे अगर आगे जा रहे हैं तो आधे पीछे भी आ रहे होंगे। तो इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एन। जितनी देर में यहां से यहां पहुंचते हैं, अगर सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते तो कितनी कोलिजन होती? एन। लेकिन सारे एक डायरेक्शन में नहीं मान सकते ना यार, रैंडम मोशन है, आधे पीछे भी मानने पड़ेंगे। ये अजम्पशन है, आधे आधे की अजम्पशन है। तो मैं ये कहूंगा कि जितनी देर में यहां से यहां पहुंचा, टाइम निकाल लिया मैंने कितनी देर में पहुंचेगा, उतनी देर में कुल कोलिजन्स कितनी होंगी? n/2 होंगी। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी होंगी? n/2 होंगी। अब पॉइंट को समझना, ठीक है। मैंने बोला एक बार लिखने में बेटा ये डेरिवेशन आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार चलो लिख ली तो फिर इसको करने में, याद करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना, बस एक बार लिखने में, क्योंकि बेटा समझाने में टाइम लगेगा ना। मैंने पहले बोला था अजीब सी डेरिवेशन है, अब करनी पड़ती है, डेरिवेशन भी करनी पड़ती है, रिजल्ट तो हमने करने हैं। तो फिर से सुनो, जब एक कोलिजन होती है, ड्यूरिंग वन कोलिजन चेंज इन मोमेंटम निकला हुआ था। अब हमने टाइम भी निकाल लिया कि भैया इस टाइम में कितनी कोलिजन होती हैं? n/2 होती हैं। तो ध्यान से सुनना, देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t, इस टाइम में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? डेल्टा p। x वाली डायरेक्शन की बात हो रही है, बात ये भी x की चल रही है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना हुआ भाई? एक कोलिजन में कितना होता है? 2mvx। टोटल कोलिजन कितनी हो रही है इस गिवन टाइम में? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, n इंटू एम इंटू वी एक्स आ जाएगा। ये क्या है? टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t। और अगली बात, चेंज इन मोमेंटम फॉर x डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। हाँ जी भाई, टाइम t में इतना मोमेंटम चेंज होता है, तो मेरे भाई पर यूनिट टाइम कैसे निकालोगे? टाइम से डिवाइड कर दे। पर यूनिट टाइम कैसे निकालोगे? टाइम से डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन वाला पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम एक्स वाला पर यूनिट टाइम कितना होगा? 2m इंटू वी एक्स इंटू एन तो था ही ना, इसको किस से डिवाइड कर दे? जिस टाइम की बात हो रही है उससे कर दे, ठीक है नहीं? ध्यान देना, ये बन जाएगा n एम वी एक्स। अच्छा, टाइम हमने निकाला था, टाइम क्या निकाला था?
अभी लिखा हुआ था ना, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी वी एक्स थी एवरेज वाली, डिस्टेंस कितना था एल, टाइम कितना था टी, टी कितना निकला था एल बाय वी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा एल बाय वी एक्स ऊपर चले गया, ठीक है जी, वी एक्स ऊपर चले गया, ये वी एक्स का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और ये एवरेज वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की कौन सी वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि अब एक की बात नहीं हो रही, सब की बात हो रही है, एक्स डायरेक्शन वाली एवरेज वेलोसिटी। तो यार ये क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एक ने टक्कर मारी तो 2mvx हुआ, टक्कर कितनी लगेगी गिवन टाइम में मैंने निकाल लिया। अब पर यूनिट टाइम जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल हो रहा है वो ये आ गया, लेकिन आपको पता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स होता है। दैट मीन्स हमने एक एक करके धीरे धीरे करके निकाला कि भैया वॉल का पर यूनिट टाइम चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ये तो क्या है, ये तो फोर्स है, क्योंकि dp बाई dt फोर्स होता है, ये टाइम ही तो है ना। तो ये फोर्स है मेरे भाई, इसका मतलब कितना फोर्स लगता है एक्स डायरेक्शन में, वो आ गया एन एम वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, नीचे आ गया एल, ठीक है जी। अब फोर्स आ गया, इसको मैं एरिया ऑफ द वॉल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो भाई इधर भी करना पड़ेगा, अब इतनी मर्जी थोड़ी चलेगी, दोनों तरफ करना पड़ेगा। देखो यहां पर यह था नहीं स्थिति, फोर्स आ गया, अब मैंने बोथ साइड ए से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। यार इधर भी ए से डिवाइड किया, इधर भी ए से डिवाइड किया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये क्या आ गया, प्रेशर आ गया, लेकिन कौन सी दिशा वाला, अभी एक्स डायरेक्शन वाला आया। ये क्या आ गया जी, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल। देख पहले मैंने निकाला चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल एक का, फिर ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया एक्स डायरेक्शन वालों का, फिर फोर्स निकल आया कि फोर्स कितना लगता है, फोर्स से प्रेशर निकल आया, इसे डिवाइड करते हैं, फोर्स पॉइंट एरिया प्रेशर होता है, तो प्रेशर हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये बनेगा एन, ये बनेगा एम, ये बनेगा वी एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगी ना। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इसका डब्बे का, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आ गई ना, एरिया में ब्रेड्थ और हाइट आ गई, ये वॉल्यूम हो गई डब्बे की, कंटेनर की। तो एन एम डिवाइडेड बाय वी, वी एक्स का स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा और ध्यान दे दे, ये क्या है, एम था एक मॉलिक्यूल का मास, एन था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरे भाई अगर एक का मास एम था, टोटल एन थे, तो ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द गैस, ये होगी टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये हो गया वी एक्स का स्क्वायर। अब ये चीज क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है जी। अब डेंसिटी ऑफ द गैस हमने पहले सब कुछ इसलिए लिख लिया था, सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसकी जगह रो पुट कर देंगे अब यार। तो क्या बना रिजल्ट, रिजल्ट आ गया कि जो एक्स डायरेक्शन का इट इज रो वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, रो इंटू वी एक्स का स्क्वायर आ गया रिजल्ट, ठीक है जी। अब अगली बात यह है कि यार ये तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली बात ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना, अभी तो सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन वाली बात को ही डिस्कस कर रहे हैं, कर पा रहे हैं।
ऐसा वाई डायरेक्शन में भी तो हो रहा होगा, ऐसा जेड डायरेक्शन में भी तो हो रहा होगा, तो हमें ओवरऑल बात करनी पड़ेगी। जैसे हमने ये रिजल्ट निकाला है वैसे वाई डायरेक्शन का भी निकलेगा, वैसे जेड डायरेक्शन का भी निकलेगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन वाले की बात करूं तो रो वी वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, रो वी वाई स्क्वायर होगा। अगर मैं जेड वाले की बात करूं तो प्रेशर रो वी जेड स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि यार ये सारा का सारा आइसोट्रोपिक मीडियम है। तो जब मैं एवरेज लूंगा ना, एवरेज तो वी एक्स की भी और वी वाई की भी और वी जेड की भी क्या आनी है, सेम ही आनी है, ठीक है। एवरेज क्या आनी है यार, वी एक्स वी वाई वी जेड की क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे रिजल्ट को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के टर्म्स में बेटा एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, किसके टर्म्स में, रूट मीन स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, तो ये तीनों तो इक्वल हैं आपस में। तो अगर मैं इनकी एवरेज लेता हूं, इनको ऐड कर दूं, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है, ऐड कर कर अगर 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगी ओवरऑल वी स्क्वायर आ जाएगी। ये क्या है, अब v यहां पर RMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है जी। तो अगर तो x y और z की अलग अलग बात करें तो ये रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर बेटा ओवरऑल प्रेशर देखिए, ओवरऑल प्रेशर में हम सिर्फ x वाली वेलोसिटी, सिर्फ y वाली वेलोसिटी, सिर्फ z वाली वेलोसिटी नहीं ले सकते। हमें जो ओवरऑल प्रेशर लेना पड़ेगा उसमें फिर तीनों की एवरेज लेनी पड़ेगी, तीनों वेलोसिटीज की क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि क्या होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा ना, जब मैं यहां पे वी एक्स वी वाई या वी जेड की जगह RMS इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये 1/3 v² हो जाएगी, ठीक है। रो यहां पर है ही है, दैट मीन्स प्रेशर का जो फार्मूला हमने याद करना है ना, वो क्या याद करना है, 1/3 रो वी स्क्वायर। यहां पे v क्या है, RMS है, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन नहीं, इसको एज इट इज क्या कर लो, याद कर लो। यहां पे बताया नहीं, समझाया है बस, मतलब मैथमेटिकली ज्यादा बात ही नहीं है, कंसेप्चुअली बताया है कि हमें ना x के टर्म्स में रखना है, ना y के, ना z के, क्योंकि हमने कैलकुलेट सिर्फ x का किया है, ये डायरेक्ट कर दिया, ये डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अब तीनों की बजाय अगर मैं ओवरऑल प्रेशर की बात करूंगा, तो ओवरऑल प्रेशर जो होगा वो रूट मीन स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं, रिलेशन ये बन गई। तो नेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, याद रखना, नेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज इक्वल टू 1/3 रो v का स्क्वायर। लेकिन यहां पे v कौन सी वाली वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। v कौन सी वाली वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। जब भी गैस की बात होगी तो ये मान के चलो कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी यूज होगी, कौन सी वाली यूज होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही यूज होगी। रूट मीन स्क्वायर के टर्म्स में आंसर 1/3 रो वी स्क्वायर। इसको नोट करो, सांस लो थोड़ी सी, इसके नोट पॉइंट्स थोड़े से अभी बाकी हैं, उसके बाद क्लोज कर देंगे ये लेक्चर। हाँ नहीं बेटा यार, प्रेशर कैलकुलेट हो गया, थोड़ी सी बात और रह गई है। ये जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है ना बेटा, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। यहां पे यार v जो है लिखो चाहे ना लिखो, उसका मीनिंग क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में जो v है इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द गैस, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं पूरा, बस ये लगा लो 1/3 रो वी स्क्वायर में चाहे RMS लिखा हो ना लिखा हो, ऊपर एवरेज ना लगी हो, इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी के नीचे अलग से नोट डाल के लिख लेना, ये एंड रिजल्ट था अपना काइनेटिक
इंटरप्रिटेशन। अब इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान देना बेटा। प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन ऑल डायरेक्शन, कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, जेड नहीं, अब ओवरऑल ऑल डायरेक्शन वाला प्रेशर निकाल लिया हमने। ये कितना आ गया, 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं यार। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी आएगी, एक मॉलिक्यूल की 1/2 m v स्क्वायर। अब स्पीड तो आर एम एस ही यूज होनी है ना, 12 mv स्क्वायर। अगर सारी गैस की एनर्जी निकालनी हो, सारी गैस की, तो ये टोटल जो है वो क्या आएगी, हाफ, यहां पे क्या आएगा mv आर एम एस, यहां पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई इसको, सारे को, सारी गैस के मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। n इंटू एम को मैंने कैपिटल M मान रखा है शुरू से, m क्या है, पूरी गैस का मास। ठीक है, अब अगर इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम से, तो ध्यान से देखना, ये क्या आएगा, हाफ मास अपॉन वॉल्यूम रो हो गया, ये वी आर एम एस का स्क्वायर हो गया। ध्यान देना बेटा, ये चीज क्या बनी, इट इज काइनेटिक एनर्जी, किसकी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देख, एक की इतनी, टोटल गैस मॉलिक्यूल्स की हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, और मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस आ गई। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस आ गई जी। ठीक है जी, अब थोड़ा ध्यान दे दो, इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूं तो बेटा E, बस इतना ध्यान रखना, यहां पे भी मैंने E लिखा है, लेकिन बोला यार एक मॉलिक्यूल की है, यहां पे भी E लिखा, चल टोटल लगा दिया। अब यहां पे जो E है ना, इसका मतलब क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये पर वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये था हाफ, इसको मैं अगर हाफ रो वी आर एम एस स्क्वायर, ये है ही है। ठीक है, अब इसको प्रेशर के साथ अगर मैं क्या करूं, मिलाना चाहूं, तो यहां पे वी आर एम एस स्क्वायर, यहां पे भी क्या है, वी आर एम एस स्क्वायर है। तो वी आर एम एस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 3p लिख सकता हूं कि नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। चेक कर ले यार, रो वी आर एम एस स्क्वायर, रो वी आर एम एस स्क्वायर, 3 ऊपर भेज दे, 3p हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू 2/3e। याद रखना, ये भी एक रिजल्ट है, लेकिन बेटा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ये E यहां पर एनर्जी नहीं है, ये E यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। P इज इक्वल टू, बड़ा चलता है फार्मूला, P इक्वल टू 2/3e, बहुत चलता है। ठीक है, एक ये बात। अब टेम्परेचर का भी कंसेप्ट थोड़ा लाने की कोशिश करते हैं बेटा, टेम्परेचर का कंसेप्ट भी लाने की कोशिश करते हैं यहां पर। अब हमें पता है कि जो प्रेशर का फार्मूला है अपना, वो क्या है जी, 1/3 रो वी स्क्वायर है कि नहीं, जो अपना प्रेशर का टेम्परेचर लेकर आ रहे हैं बेटा। ठीक है, टेम्परेचर मिलाने की कोशिश है। अब हमें पता है यार प्रेशर इक्वल टू क्या है, 1/3 रो वी स्क्वायर, वी यहां पे आर एम एस है। चलो, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो क्या है मेरे भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो ये टोटल मास है अपॉन टोटल वॉल्यूम है। ये क्या आ गया, वी आर एम एस का
स्क्वायर। v को ऊपर भेज दें, पीवी इक्वल टू क्या आ गया 1/3 m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। m क्या भाई, टोटल मास ऑफ द गैस, सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के कुल मास जो है वही है। ध्यान से सुनना, अब मैंने इसको लिखा पीवी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी किया, एम वी आर एम एस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर देखो ये चीज क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ये मास किसका है, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, यही चीज आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को छोड़ दे, तो ये क्या आ गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं। तो दैट मीन्स पीवी इक्वल टू क्या आ गया 2/3, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, पूरी गैस की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी पुट कर देता हूं, क्या पुट कर देता हूं, एनआरटी, तो ध्यान से सुनना जी, ये बन गया 2/3, ये सारी गैस की टोटल एनर्जी है, बस समझ लेना, लिखते नहीं है इस पे। ठीक है, टोटल एनर्जी है गैस की टोटल, ये किसके इक्वल आ गई, एनआरटी के। ठीक है, यानी ई कितनी आ गई, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एन आर टी इंटू 3/2। समझो, ये किसकी एनर्जी है, ये जितनी भी गैस है ना मेरे भाई, उसकी एनर्जी है। एन उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर गैस कांस्टेंट है, टी आपको पता है टेम्परेचर है। अगर बेटा 1 मोल ले लूं तो एन कितना कर दूंगा मैं, 1 ले लूंगा, तो ध्यान से सुनना, फॉर 1 मोल एनर्जी कितनी आ गई 3/2 RT। ये किसकी एनर्जी हो गई, देख फार्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, ये किसकी एनर्जी हो गई, 1 मोल ऑफ गैस, ये टोटल एनर्जी, n मोल्स ऑफ गैस, n1 कर दिया, ये 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी है। ओके, टेम्परेचर के टर्म्स में 1 मोल ऑफ गैस, ये किसकी एनर्जी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, लेकिन ये वेलोसिटी के टर्म्स में है, टेम्परेचर नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप वो ये कह रहा है कि अगर हमें एक मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए, एक मॉलिक्यूल की, ये जो रिजल्ट है ये क्या बता रहा है, 1 मोल की, ये n मोल्स, ये 1 मोल्स की टेम्परेचर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब अगर बेटा 1 मोल के पास कितनी एनर्जी है 3/2 RT, तो देयरफॉर फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मोल की है ना, इसको 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड कर दी। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। देयरफॉर ध्यान देना, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कम्स आउट टू बी एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये फाइनल रिजल्ट है मेरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। 3/2 है ही, RT है ही, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ले भाई, गैस कांस्टेंट पर एवोगैड्रो नंबर, पर यूनिट एवोगैड्रो नंबर या पर यूनिट मॉलिक्यूल कितना होता है, इट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। याद करो, थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने बताया कि ये किसके इक्वल होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। ठीक है जी, सो ये किसके इक्वल आ गया 3/2 KT। ये भी बहुत चलता है, एक मॉलिक्यूल के पास, सिंगल मॉलिक्यूल के पास टेम्परेचर के टर्म्स में
कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, 3/2 kT। यहां पर K क्या है अपना, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। 3/2 kT अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहां पर कई बार यह आता है कि 0 केल्विन डिफाइन करो, ठीक है। यह टेम्परेचर किस में चलना है, केल्विन में। तो कई बार यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि 0 केल्विन को क्या करो, डिफाइन करो। तो कहते हैं कि अगर ये 0 हो जाए, यानी अगर T क्या हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, तो T 0 होने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो कई बार अगर आ जाए ना कि डिफाइन 0 केल्विन, तो बोल रहे हैं 0 केल्विन इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। 0 केल्विन इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। मतलब अगर टेम्परेचर 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उस मॉलिक्यूल की, 0 हो जाएगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब वो मूव नहीं करेगा, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 केल्विन की डेफिनेशन कई बार यहां से निकाली जाती है कि इट इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। तो भाई यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, वरना लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी अब इतना तो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि वो डेरिवेशन थी बेटा, वो ज्यादा टाइम खा गई, वो तो करवानी थी ना फर्स्ट लेक्चर में, वो तो आएगी। बाकी अब जो भी बेटा बची खुची छोटी मोटी सी बातें हैं केटीजी की, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश कर देंगे और न्यूमेरिकल्स आपके चलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।